नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस प्रयाग एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये आप लोगों के लिए किया गया एक छोटा सा प्रयास है। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। दोस्तों, जैसा हमने बताया था कि ईबीएस की एक कंप्लीट श्रृंखला चला रहे थे हम लोग, जिसमें से मैंने कुछ 6 से 7 वीडियो 8 वीडियो अपलोड किए होती है। 2-3 चैप्टर उसमें आपका कंप्लीट किए जा चुके हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। इसके बाद ये जो आपका वीडियो है ये आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा, यानी कि एक वीडियो और पूरा चैप्टर कंप्लीट। जितने भी संभावित और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों, सबको इसमें समाहित हमने किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन में हेडिंग डला हुआ है परिवार एवं मित्र, जो हमारे ईबीएस चैप्टर का, चाहे वो एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, ऑल टेट एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है और सिलेबस में भी स्पष्ट रूप से इस चैप्टर को मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, परिवार एवं मित्र चैप्टर से हमने टोटल 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जिनके आने की भरपूर संभावना रहती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, आपके समक्ष प्रस्तुत है ये पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि मुख्यतः परिवार के प्रकार हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, क्या पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा। आपके पास 5 सेकंड का समय है और 5 सेकंड में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, 5 सेकंड का समय खत्म होता है और इसका सही आंसर होगा 2 प्रकार का, क्योंकि दोस्तों एक ही प्रकार का परिवार नहीं होता, 4 प्रकार का परिवार नहीं होता। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने चर्चा की हुई थी कि मुख्यतः जो परिवार के प्रकार हैं, परिवार को 2 भागों में या 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला कौन सा था? पहला था आपका एकल परिवार एवं दूसरा बांटा हुआ था हमने संयुक्त परिवार। दोस्तों, एकल परिवार जो है उसमें हमने बताया हुआ था कि ऐसा परिवार जिसमें माता पिता एवं उसके अविवाहित बच्चे निवास करते हैं, वो एकल परिवार के अंतर्गत आता है। इसके बाद जिसमें 2 या 3 पीढ़ी के लोग आपस में निवास करते हैं, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, भैया भाभी आदि सब लोग जिसमें निवास करते हैं, वो संयुक्त परिवार के अंतर्गत आता है। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा कि माता पिता एवं उसके अविवाहित बच्चे ही एकल परिवार के अंतर्गत आएंगे, ना कि माता पिता एवं उसके विवाहित बच्चे। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि परिवार 2 प्रकार के होते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देख रहे हैं दोस्तों कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे इसका ऑप्शन अपन देखते हैं तो इसका पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये वाक्य सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। क्या दोस्तों जरूरी है कि बस सभी भारतीय परिवार में माँ पिता और उनके बच्चे ही हों, है ना? इसका मतलब ये असत्य है और ये नहीं हो सकता। दोस्तों, दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है ये कह रहा है कि ये असत्य है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में ऐसे भी परिवार होते हैं। भारत में ऐसे भी परिवार होते हैं जिसमें माता पिता और उनके बच्चे निवास करते हैं। तो दोस्तों, दूसरा ऑप्शन भी हम लोग असत्य करते हैं। इसके बाद चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन कहता है कि सही नहीं है, क्योंकि परिवार के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन भी अपन देख लें, और ये कह रहा है कि ये वाक्य सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। दोस्तों, इसमें स्पष्ट रूप से ये मेंशन नहीं किया गया कि माता पिता एवं उसके अविवाहित बच्चे होते हैं, क्योंकि माता पिता एवं उसके अविवाहित बच्चे ही एकल परिवार को निर्मित करते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि एकल परिवार ही आदर्श परिवार होता है। तो दोस्तों, चौथा ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन उसका सत्य हो जाएगा। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, ये रहा आपके समक्ष तीसरा क्वेश्चन, जो कह रहा है प्राथमिक समाजीकरण है। इसका मतलब ये है कि प्राथमिक समाजीकरण है क्या? दोस्तों, इसमें इसको सॉल्व करने के लिए आप ध्यान दीजिए कि सर्वप्रथम इसमें प्राथमिक दिया गया है, इसी के आधार पर ही हम ऑब्जेक्टिव अपना सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन बनाया गया है कि शुरुआती आयु में, ध्यान दीजिएगा, कनेक्ट करिए शुरुआती और प्राथमिक, यानी कि ऑप्शन सुनिए, शुरुआती आयु में
परिवार एवं मित्रों से सीखना, क्या ये सत्य होगा? दोस्तों दूसरा ऑप्शन सुनिए, किशोरावस्था में समाज से सीखना। इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना। चौथा ऑप्शन दिया गया है शिक्षकों का अनुसरण करना। दोस्तों पहला हमारा चैप्टर परिवार एवं मित्र से है और ये पूरा चैप्टर दोस्तों बाल उन्मुख है, यानी कि बच्चों से संबंधित है। तो देखिए कि इधर पर कह रहा है शुरुआती आयु में और इधर कह रहा है प्राथमिक। तो दोस्तों पहला ऑप्शन ही हमारा सत्य हो जाएगा, यानी कि शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना ही सामाजिकरण कहलाता है और यही प्राथमिक सामाजिकरण होता है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है, आने की बार बार संभावना रहती है, आपसे बन भी जाता है। तो दोस्तों देखिए कि बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन आपके समक्ष हैं, 5 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। बताइए इसमें परिवार होगा, विद्यालय होगा, या संस्कृति केंद्र से होगा, या धार्मिक केंद्र से होगा। दोस्तों इसमें सही आंसर क्या लगाया जाए बताना है आपको, ये जल्द से जल्द। दोस्तों समय समाप्त हो गया है और इसका सही आंसर होगा परिवार, यानी कि परिवार से ही बच्चा सामाजिकरण का पहला पाठ सीखता है। बच्चा अपनी मम्मी पापा के साथ में रहकर, अपने मित्रों के साथ में रहकर, अपने भाइयों के साथ में रहकर सामाजिकरण का पहला पाठ सीखता है। सामाजिकरण का पहला पाठ सीखता है। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 5वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है। कौन परिवार की विशेषता नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। तीसरा ऑप्शन कह रहा है वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों। इसके बाद चौथा सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो दोस्तों देखिए इसमें ये मेंशन नहीं किया गया कि ये एकल परिवार की बात कर रहा है कि संयुक्त परिवार की बात कर रहा है। दोस्तों केवल इसमें परिवार ही बताया गया है। तो फिर परिवार के हिसाब से इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आप बताएंगे जल्द से जल्द। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या चौथा। तो दोस्तों जल्दी से इसको देखते हैं और इसका जो सही आंसर है तो देखेंगे चौथा ऑप्शन देखते हैं क्या ये चौथा इसका सही आंसर होगा। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व तो हम पढ़ा चुके हैं पहले वीडियो में ही कि ये परिवार के विशेषताओं में आता है। इसके बाद दोस्तों वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। यानी कि आप घरों में देखिए, अपने ही घरों में देखिए कि एक ही घर में सभी हमारे पारिवारिक लोग निवास करते हैं। इसका मतलब ये भी सत्य है, ये गलत नहीं होगा। इसके बाद दूसरा जो होगा प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है। दोस्तों ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि यदि आपका परिवार संयुक्त परिवार है तो उसमें आपकी संपूर्ण आय का एक जगह जमा किया जाएगा, फिर उसका क्या होगा अच्छे कामों में, विकास के कामों में लगाया जाएगा। तो दोस्तों यही होगा इसका सही आंसर, यानी कि यही गलत होगा, पहला भी सही होगा। चूंकि क्वेश्चन में आप देखिए नहीं लिखा हुआ है, यानी कि चारों में से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों ये दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा, यानी कि यही क्या है सही, यही क्या है सही है ना। यानी कि ये उसकी दूसरा नंबर इसकी विशेषता नहीं होगी, दूसरा नंबर इसका विशेषता नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखेंगे कि आपके सामने 6वां क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सामाजिक बुराई है। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपको जल्द से जल्द बताना है। बताइए जस्ट 5 सेकंड के अंदर कि पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या यह सभी होंगे। तो आपको बताना है कमेंट के माध्यम से कि इसमें से सही कौन सा ऑप्शन होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यह सभी। यानी कि देखिए बाल विवाह भी सामाजिक बुराई है, दहेज प्रथा सामाजिक बुराई है,
इसके बाद बाल श्रम भी सामाजिक बुराई है। बाल विवाह है और बाल श्रम को तो कड़े कानूनों के अंतर्गत रखा जाता है। यदि ये कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडनीय कार्यवाही की जाती है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा चौथा नंबर। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और वो प्रश्न है आपके सामने, यानी कि 7वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कौन सा कथन सत्य होगा, कौन सा कथन सत्य होगा। 5 सेकंड के अंदर आप आंसर लगाइए इसमें कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। हम पढ़ के बता रहे हैं। पहला, एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। दहेज प्रथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। इसके बाद दहेज प्रथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। क्या इसमें क्या लगाएंगे, आपको लगाना है। तो दोस्तों सही आंसर इसका होगा तीसरा ऑप्शन, क्योंकि पहले क्वेश्चन में भी इसकी चर्चा की जा चुकी है कि दहेज प्रथा और बाल श्रम ये दोनों सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों 8वां क्वेश्चन है कि एकल परिवार से तात्पर्य क्या है। एकल परिवार से तात्पर्य क्या है, इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि एकल परिवार क्या होता है, आपको बताना है। चूंकि अच्छे से आप वीडियो भी देख चुके हैं, अब उसमें जब अच्छे से अपन प्रैक्टिस कर लेंगे तो स्वाभाविक रूप से प्रश्नों का अभाव नहीं रहेगा और एग्जाम हॉल में आप अच्छा कर पाएंगे, निश्चित रूप से आप अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों पहला इसका ऑप्शन है संपूर्ण परिवार, जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी रहते हैं। दोस्तों ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जिसमें दादा दादी, माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं वो तो दोस्तों संयुक्त परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही नहीं है। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो देखेंगे कि परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, सही जवाब दूसरा ऑप्शन ही होगा। क्योंकि एकल परिवार ऐसे परिवार होते हैं जिसमें माता पिता एवं उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। अब जब दूसरा ऑप्शन सही हो गया तो तीसरा तो वैसे, तीसरा चौथा तो वैसे ही गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें देखने लायक ये है कि जहां केवल पति पत्नी होते हैं दोस्तों, वहां परिवार नहीं होता। वो क्या है, एक दंपति का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, दंपति का निर्माण करते हैं, युगल का निर्माण करते हैं। इसलिए चौथा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तीसरा ऑप्शन माता पिता एवं उनके विवाहित बच्चे, तो दोस्तों ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है, 2 ही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज हमारा टारगेट रहेगा 25 क्वेश्चन को कवर करना और अच्छे तरीके से समझ कर करना, ताकि परिवार एवं मित्र टॉपिक से आने वाले कोई भी क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, पेपर हॉल में आप कर पाएं, अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, 9 नंबर कहता है कि भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि इसको करंट से भी रिलेट करके देखेंगे तो भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन दोस्तों अभी एक बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2021 पारित किया गया था, आपने सुना भी होगा, लेकिन इसमें 2021 कहीं मेंशन नहीं किया गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, लगाइए इस बार सही आंसर। पहला ऑप्शन है 2006, दूसरा ऑप्शन है 2011, तीसरा ऑप्शन 2008 और चौथा ऑप्शन 1997। जस्ट 5 सेकंड के अंदर आपको लगाना है इसका सही आंसर और बताना है कमेंट के माध्यम से कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों लगाइए जल्दी से इसमें सही आंसर क्या होगा। तो देख रहे हैं अपन कि पहला ऑप्शन 2006 है, दूसरा 2011, 2008, 1997। दोस्तों बाल विवाह निरोधक अधिनियम यानी कि इसको शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। हम अच्छे तरीके से शारदा एक्ट को पढ़ा चुके हैं। शारदा एक्ट जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी और किसके प्रयास से, तो राजस्थान के महाशय शारदा थे। महाशय शारदा जो एक राजनीतिक नेता भी थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं के प्रयास से शारदा एक्ट 1929 लागू हुआ और 1929 के बाद इसमें संशोधन आया। 1949 में भी इसमें संशोधन हुआ,
1978 में भी इसमें संशोधन हुआ, इसके बाद 2000 में भी इसमें संशोधन हुआ, इसके बाद 2006 में भी इसमें संशोधन हुआ और 2006 में इसका नाम परिवर्तित करके, यानी कि शारदा एक्ट का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया था, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006। तो दोस्तों इसका सही आंसर 2006 ही होगा, इसका सही आंसर 2006 ही होगा। इसके बाद इसमें यदि करंट इंक्लूड करें तो दोस्तों यदि करंट में शामिल करता है तो जैसे तीसरे ऑप्शन को हटा करके इधर स्पष्ट रूप से लिख देगा कि बाल विवाह अधिनियम 2021, तो आप फिर तीसरे नंबर यानी कि 2021 वाले को ही लगाएंगे। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना और नोट बना के आप इसको लिख भी लेना। दोस्तों चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो 10वां क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शारदा एक्ट से बनना ही बनना क्वेश्चन है, किसी ना किसी पेपर में आपको देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट 2021 में शारदा एक्ट में संशोधन किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं क्या कहता है हमारा 10वां क्वेश्चन। दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है, निम्न में से किससे है। ऑप्शन दिए गए हैं बाल विवाह से, दूसरा ऑप्शन बाल श्रम से, दहेज प्रथा से या अनिवार्य शिक्षा से। दोस्तों आपके पास 5 सेकंड का समय है, 5 सेकंड का समय है, लगाइए आपकी आंसर इसमें क्या लगाया जाएगा। पहला लगाएंगे या दूसरा लगाएंगे या तीसरा या चौथा। निश्चित रूप से दोस्तों इसमें लगाया जाएगा पहला, क्योंकि शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है, शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है, जिसका नाम परिवर्तित करके 2006 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम रख दिया गया था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना रहती है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चलें अगले प्रश्न की तरफ, तो देखते हैं कि 12वां क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों बाल विवाह निरोधक अधिनियम संशोधन 2021 के अनुसार लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या रहेगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपको बताना है कि 2021 के अनुसार, यानी कि करंट का क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है, आपको बताना है कि 2021 के अनुसार लड़कियों की न्यूनतम आयु क्या रहेगी। लड़कों की नहीं पूछा गया, सिर्फ लड़कियों की पूछा गया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। जस्ट 5 सेकंड में आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि इसका सही आंसर क्या लगाया जाए। 18 वर्ष या 20 वर्ष, 21 वर्ष या 19 वर्ष। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 21 वर्ष। पहले लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष रखी गई थी, लेकिन 2021 संशोधन में लड़की की आयु 21 वर्ष एवं लड़के की आयु भी 21 वर्ष कर दी गई है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। दोस्तों 13वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि जिस परिवार में दादा दादी, इधर में मिस्टेक हो गया है दोस्तों, ऐड करने में मिस्टेक हो गया है। जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ माँ, बाप और बच्चे रहते हैं, वह परिवार कहलाता है। आपको बताना है, इससे सरल कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता, इससे सरल कोई प्रश्न बना ही नहीं सकता। इसलिए आपको लगाना है कि इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, एकल होगा, संयुक्त होगा, व्यापक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। दोस्तों लगाइए जल्दी और बताइए हमें कमेंट के माध्यम से कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये परिवार कहलाता है हमारा संयुक्त परिवार, क्योंकि दोस्तों आपको बताया गया था वीडियो के माध्यम से, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको समझाया था कि जिसमें दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची एवं बुआ, है ना, बुआ रहती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अविवाहित बुआ आएगी, अविवाहित बुआ, यदि बुआ विवाहित आ जाएगी तो वो व्यापक परिवार के अंतर्गत आ जाएगा। अविवाहित बुआ संयुक्त परिवार के अंतर्गत रखी जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसमें दूसरा ऑप्शन ही सत्य होगा,
इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। नरेश कक्षा 4 में पढ़ता है एवं सुमित उसका बहुत अच्छा मित्र है। और कैसे बहुत अच्छा मित्र कैसे होगा दोस्तों? यदि वह उसकी सहायता करता है, यदि उसकी सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? ऑप्शन सुनिए, प्रदर्शन में, उचित अनुचित में, सुख दुख में, या इन सभी में। तो दोस्तों याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि एक अच्छा मित्र क्या होता है, सच्चा मित्र क्या होता है, सच्चा मित्र क्या होता है, सच्चा मित्र क्या होता है। सच्चे मित्र की आपको डेफिनेशन बताई हुई थी। तो दोस्तों सच्चे मित्र का डेफिनेशन ये था कि ऐसा मित्र जो हमें सुख दुख में भाग दे, सुख दुख में बिना निस्वार्थ होकर हमारे सुख दुख में भाग दे, उचित अनुचित में हमारा साथ दे सुख दुख में, और हमारे हमेशा साथ खड़ा रहे, वही सच्चा मित्र कहलाता है। इसका मतलब प्रदर्शन में भी सच्चा मित्र साथ देगा, उचित अनुचित में भी अच्छा मित्र सच्चा मित्र साथ देगा, सुख दुख में तो देता ही है। इसके साथ जो चौथा ऑप्शन है यही दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यही क्या है, सच्चा मित्र होगा और चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न क्या कहता है, 15वें नंबर का प्रश्न कि विद्यालय परिसर में छात्रों को खेल कूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है। क्योंकि अब आपको बताना है कि बच्चों को खेल कूद में भाग क्यों लेना चाहिए, उनके फायदे क्या हैं, ये पूछा गया है। तो चलिए जल्दी से देखकर बताइए कमेंट के माध्यम से हमें कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही लगाया जाए। पहला ऑप्शन है, इससे छात्रों को अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, इससे छात्रों में स्वस्थ संवेगों का विकास होगा। तीसरा ऑप्शन है, छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सकता है या हो सकेगा। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सही। दोस्तों आपके अनुसार क्या लगाना चाहिए? मेरे अनुसार तो उपयुक्त सही ही होगा, क्योंकि दोस्तों ये भी आपको स्पष्ट रूप से बताया जा चुका है कि इससे बच्चों में सृजनात्मकता, मानसिकता, शारीरिक दक्षता एवं सभी प्रकार के संवेगों का क्या होता है, विकास होता है। छात्रों के शारीरिक विकास भी होता है, छात्रों का संवेगात्मक विकास भी होता है, सृजनात्मक शक्ति भी बढ़ती है, सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती है, तर्क वितर्क करने की क्षमता भी बढ़ती है। इसके बाद तर्क वितर्क करने की क्षमता भी बढ़ती है, व्यवहारिकता भी बढ़ती है, समाजीकरण भी बढ़ता है। तो दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन स्पष्ट रूप से सत्य होगा। दोस्तों यदि आपको इन प्रश्नों में किसी प्रकार का संशय है या किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है कि हमसे बन नहीं रहे हैं, है ना, तो आप जाकर पिछले वीडियो देख सकते हैं। चूंकि मैंने फुल डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, एक एक पॉइंट कवर करते हुए मैंने चला हुआ है ना, तो आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न हमारा कहता है 16वें नंबर का प्रश्न कि कौन सा या कौन से परिवार की विशेषता के अंतर्गत शामिल है। एक अभी पिछला क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं है, कौन सा पारिवारिक विशेषता के अंतर्गत नहीं है, और इसमें पूछा गया है कौन सा शामिल है। इसका मतलब अपन पढ़ के देखते हैं, क्या वंशानुगत परिवार की विशेषता के अंतर्गत आता है। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक संस्था, क्या पारिवारिक सामाजिक संस्था है। तीसरा ऑप्शन, क्या परिवार में वैवाहिक अनिवार्यता रहती है। आपको दोस्तों बताना है कि ये कूट नीचे दिए गए हैं, इन कूट के माध्यम से कि कौन सा ऑप्शन इसमें सत्य है। क्या केवल एक सत्य है, क्या केवल दो सत्य है, क्या केवल 3 सत्य है, यानी कि 2 और 3 सत्य हैं, या इसमें से सभी सत्य हैं। आपको बताना है, जल्दी से बताइए अपना, आप इसमें कौन सा आंसर लगाना चाहेंगे। दोस्तों इसमें से सभी ऑप्शन लगाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों परिवार में वंशानुगत संबंध भी होना आवश्यक है, सामाजिक संस्था के रूप में भी परिवार काम करता है। हम बता चुके हैं, आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुके हैं, और उम्मीद है आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आया भी होगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका कहता है वैवाहिक अनिवार्यता। तो दोस्तों परिवार के अनिवार्य कार्यों में किसको रखा गया है, वैवाहिक अनिवार्यता को रखा गया है। हमने बताया भी था कि परिवार के 2 प्रकार के कार्य होते हैं, एक कार्य होता है अनिवार्य कार्य और एक अनिवार्य कार्य, यानी कि अनिवार्य कार्य जिसको करना ही करना पड़ता है,
और अनिवार्य जो कार्य है उनको पोस्टपोन्ड यानी कि टाला जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन चौथा ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, मैकाइवर के अनुसार परिवार के कार्यों में क्या क्या शामिल है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। मैकाइवर ने परिवार के कार्य बताए हुए हैं। परिवार के कार्यों को दो भागों में बांटा हुआ है ना, आवश्यक कार्य और अनावश्यक कार्य। अनावश्यक कार्य दो भागों में बांटा हुआ है। तो ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैकाइवर के अनुसार परिवार के कौन से कार्य शामिल हैं, परिवार में कौन से कार्य शामिल हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है घर के विभिन्न प्रावधान, दूसरा है आर्थिक क्रियाकलाप, तीसरा है शैक्षणिक क्रियाएं और चौथा है लैंगिक प्रजनन के क्रियाकलाप। दोस्तों इसमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए पहला कह रहा है घर के विभिन्न प्रावधान। दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि परिवार में कोई भी यदि निर्णय लिया जाता है तो उसमें प्रत्येक सदस्य की भागीदारी होती है। प्रत्येक सदस्य जानता है कि हमारे घर में क्या सिस्टम चल रहा है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो कह रहा है कि आर्थिक क्रियाकलाप। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि परिवार के प्रत्येक सदस्य का दायित्व होता है कि परिवार की आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक गतिविधि पर ध्यान दे और ज्यादा से ज्यादा कमाकर लाए अपने परिवार को चलाने के लिए। तो ये भी दूसरा भी ऑप्शन सही होगा। तीसरा देखें तो तीसरा होगा शैक्षणिक क्रियाकलाप। तो स्पष्ट रूप से देखा जाए तो ये ऑप्शन सही ही होगा, क्योंकि परिवार का दायित्व होता है अपने बच्चों को पठन पाठन कराना एवं शिक्षा दीक्षा देना। दोस्तों चौथा ऑप्शन इसका कह रहा है कि लैंगिक प्रजनन के क्रियाकलाप। दोस्तों स्पष्ट रूप से ये ऑप्शन भी सत्य होगा, क्योंकि परिवार के आवश्यक कार्यों में लैंगिक प्रजनन के क्रियाकलाप आते हैं। मैकाइवर के अनुसार मैकाइवर के आवश्यक कार्यों में लैंगिक प्रजनन के क्रियाकलापों को रखा गया है। तो चौथा ऑप्शन भी इसका सत्य होगा। इसके हिसाब से यदि कूटों की बात करें तो यह चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि इनमें से चारों ऑप्शन सही दिए हुए हैं। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और इसको आप एक दो बार कर भी लीजिएगा, क्योंकि इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। सीधे से यदि ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन दोस्तों यदि प्रश्न में कूट बना दिया गया 1 2 3 3 4 या 1 2 ऐसे करके, तो इसमें थोड़ा सा बच्चे या स्टूडेंट असहिष्णुता महसूस करते हैं। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या कहता है अपन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 18वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि परिवार से क्या आशय है। देखिए दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन, उसी तरीके का क्वेश्चन, यानी कि कूट वाला क्वेश्चन आपको ध्यान देकर थोड़ा सा इसको करना है। इसमें पहला ऑप्शन बनाया गया है कि परिवार एक संस्था है। क्या आप इसको सही लगाएंगे? बिल्कुल दोस्तों, परिवार एक संस्था है जो समाज के एक इकाई के रूप में काम करता है, यानी कि परिवार जो है एक समाज की सामाजिक इकाई है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन देखेंगे इसमें तो बताया गया है कि इसमें बालक का जन्म होता है। बिल्कुल सही, बालक का जन्म परिवार के अंतर्गत ही आता है। तो तीसरा ऑप्शन यदि देखें तो इसमें बालक का विकास होता है। बिल्कुल सही, यह भी सत्य होगा, क्योंकि बालक का विकास, बालक का जन्म, बालक की शिक्षा दीक्षा, है ना, ये सब कहाँ होता है? हमारा परिवार के अंतर्गत ही होता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा यह सभी, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों 19वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में दिखता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समरक्तता संबंध से क्वेश्चन आ गया है, सगे संबंधियों से क्वेश्चन आ गया है। तो अपन इसको देखते हैं कि समरक्त का उदाहरण किस प्रकार के परिवारों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसमें पहला देखेंगे एकल परिवार। आप देखेंगे कि एकल परिवार में माता पिता और उसके बच्चे रहते हैं। स्वाभाविक रूप से माता पिता के ही बच्चे हैं, यानी कि उनका ही रक्त उसमें बच्चों में क्या है, बच्चों में उनका ही रक्त समाहित है। तो ऑप्शन पहला तो होगा। अब दूसरा संयुक्त परिवार। बिल्कुल दोस्तों, 2-3 पीढ़ी के लोग जिस परिवार में निवास कर रहे हैं वो संयुक्त परिवार के अंतर्गत आता है। और संयुक्त परिवार में
समरक्तता का संबंध होता है, समरक्त संबंध से सभी लोग बंधे होते हैं। इसका मतलब पहला भी सही और दूसरा भी सही। अब हम देख लेते हैं, तीसरा बना रहा है इसमें ऑप्शन 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सत्य होगा कौन सा? तीसरा नंबर, इसमें सत्य होगा तीसरा नंबर, यानी कि 1 और 2 दोनों, है ना। इसलिए ये क्वेश्चन बनाया गया है आपके लिए कि आप किसी भी प्रकार से कंफ्यूज ना रहें। यदि पेपर में आए कि समरक्तता का संबंध का उदाहरण कौन सा है, चूंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एकल परिवार समरक्त संबंध में आता है, संयुक्त परिवार भी समरक्त संबंध में आता है, तो ऐसा ना हो कि आप एक नजर देखें बोले बस यही है, सबने तो पढ़ाया था एकल परिवार समरक्त संबंध से संबंधित होता है, और आप क्वेश्चन गलत करके आ जाएं। इसलिए दोस्तों ये मैंने आपके समक्ष प्रश्न बनाया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य प्रतीत होता है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य प्रतीत होता है? दोस्तों आपको इसमें ऑप्शन लगाना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं। दोस्तों ये तो स्वाभाविक रूप से गलत है ना, क्योंकि सभी परिवारों के नियम एक जैसे नहीं होते हैं, है ना, सभी परिवारों के नियम एक जैसे नहीं होते हैं। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन कह रहा है कि माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को अनुवांशिकता कहते हैं। दोस्तों बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों में गुणों का स्थानांतरण या जीन्स का स्थानांतरण क्या कहलाता है? अनुवांशिकता के अंतर्गत आता है, अनुवांशिकता कहलाता है। इसलिए दोस्तों दूसरा ऑप्शन सत्य होगा। लेकिन डाउट क्लियर करने के लिए हमें अगले ऑप्शन पढ़ने होंगे, और देखिए कि तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती। दोस्तों ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं, ज्यादा वृद्ध हो गए, उनका जीवन समाप्त हो गया, है ना, जीवन समाप्त हो गया, वो खत्म हो गए, तो दोस्तों परिवार में सदस्यों की संख्या कम हो गई। इसके बाद यदि किसी बच्चे का जन्म हो गया तो वो भी परिवार के सदस्य है और सदस्यों की संख्या बढ़ गई। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन तो गलत ही होगा। चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है ना, बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा स्कूल में ही सब कुछ सीखता है, क्योंकि देखिए कि आपका प्रारंभिक जो माता है ना, प्रथम गुरु बच्चे की माता को ही बोला जाता है, माता ही होती है। तो प्रथम शिक्षा तो बच्चा माता से ही लेता है, अपने परिवार से लेता है। इसलिए दोस्तों ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चा सब कुछ क्या सीखता है, स्कूल से ही सीखता है। इसलिए ये भी गलत प्रतीत होता है। इसका मतलब हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? दूसरा ही होगा। माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को अनुवांशिकता कहा जाता है, अनुवांशिकता कहा जाता है ना। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि अनुवांशिकता की खोज किसने की थी? तो देखिए ग्रोगर जॉन मेंडल थे, है ना, यानी कि मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधों पर क्या किया था? प्रयोग किया हुआ था, और इनने बताया हुआ था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षण कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न यानी कि 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है संयुक्त परिवार में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती, आश्रितों में शामिल है। ये तो आप स्पष्ट रूप से ये तो आप कर ही देंगे, और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको प्रश्न को कर पाएंगे, इसमें कुछ है ही नहीं। आश्रित कौन होते हैं? जो निसहाय होते हैं, यानी कि उनके हाथ पैर अच्छे से नहीं चल पाते, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बच्चे हो गए, एवं अत्याधिक बुजुर्ग व्यक्ति आप देखेंगे, है ना, कि वो अच्छे से काम उनके हाथ पैर नहीं कर पाते, अच्छे से चल फिर नहीं पाते हैं वो, और उनको बहुत ही ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत होती है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन आपका बनाया गया है कि वृद्धजन होगा, सही क्या? इसमें दूसरा ऑप्शन बनाया गया है क्या अस्वस्थ व्यक्ति इसमें शामिल होगा क्या? तीसरा ऑप्शन बनाया गया है क्या बच्चे भी इसमें शामिल होंगे क्या? ये चौथा ऑप्शन लगाना है कि ये सभी सही होगा क्या? आपको बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों देखेंगे कि वृद्धजन को
वृद्धजन को भी असहाय यानी कि आश्रितों की श्रेणी में रखा जाता है। अस्वस्थ व्यक्ति काम करने योग्य नहीं होता, यानी कि उसको देखभाल की बहुत जरूरत होती है क्योंकि वो बेड रेस्ट में होता है। उसका खान पीन का देखभाल, इसके बाद उसके दवाइयों गोलियों का देखभाल, उसकी ट्रीटमेंट का देखभाल, यानी कि आश्रित रहता है वो अपने परिजनों पर, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी इसका सत्य होगा। इसके बाद तीसरा जो है दोस्तों, बच्चे, तो स्वाभाविक रूप से बच्चे तो अपने माता पिता और अपने परिवारजनों पर आश्रित ही होते हैं, इसलिए दोस्तों तीनों ऑप्शन सत्य हैं और हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यह सभी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और 22वां क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं जरा। छोटे बच्चों के सामाजिकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वह है, खेलों से तो सभी परिचित हैं, खेल से अभी तक 2 प्रश्न आ जा चुके हैं, तो इसको आपको लगाना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। मैं पढ़ के आपको बताता हूं कि पहला ऑप्शन इसका कह रहा है कि बालक की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है। दोस्तों खेल का तो ऐसा कोई मतलब होता नहीं है ना, ऐसा कोई मतलब होता नहीं कि हमें किसी से तुलना करनी है। खेल तो बालक फ्री माइंड से खेलते हैं, अपने फ्री माइंड से खेलते हैं और आनंद प्राप्ति के लिए खेलते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो देखेंगे कि बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। दोस्तों ये हो सकता है, लेकिन इसके पहले अपन अन्य ऑप्शन की तरफ ध्यान दे लेते हैं। बालक शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता है, ये दोस्तों गलत ही होगा, क्योंकि दोस्तों बालक शारीरिक रूप से विश्राम नहीं पाता, उसका रिहर्सल हो जाता है ना, अच्छे तरीके से एक्सरसाइज हो जाता है, इसलिए ये सत्य नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देखें तो बालक के शारीरिक एवं गामक विकास को बढ़ावा मिलता है, बालक के शारीरिक एवं गामक विकास को बढ़ावा मिलता है, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि दोस्तों खेल से डायरेक्ट लाभ बच्चे के शारीरिक विकास पर होता है, गामक विकास पर होता है। और ये जो है दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है, क्योंकि बालक अभी समाजीकरण की प्रक्रिया सीखने में असमर्थ होता है, समाज को समझने में असमर्थ होता है। तो दोस्तों ये आंसर इसका नहीं होगा और इसका सही आंसर कौन सा होगा, चौथा ही होगा कि बालक के शारीरिक एवं गामक विकास को बढ़ावा मिलता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको अपन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन परिवार के लिए आधारभूत तथ्य है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझने लायक है ना, कुछ भी नहीं है, वही है जो अपन पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों इसमें अपन को देखना है कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन बनाया गया है कि मानव का अकेला होना आधारभूत तथ्य क्या है, मतलब परिवार के लिए आधारभूत तथ्य क्या है। दोस्तों पहला तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि परिवार जो है, परिवार माता पिता और बच्चों से मिलकर बनता है। यदि बच्चे भी नहीं हैं तो एक पुरुष है और एक महिला है, तो ये एक दम है ना, एक युगल का निर्माण करेंगे। ये किसका निर्माण करेंगे, युगल का निर्माण करेंगे, युगल का निर्माण करेंगे और युगल का निर्माण करेंगे। लेकिन यदि अकेला है तो अकेला दोस्तों किसी परिवार का क्या करेगा, निर्माण नहीं करेगा, इसलिए दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि मानव का सामाजिक प्राणी होना, बिल्कुल ठीक है, ये भी सत्य है, हो सकता है, लेकिन परिवार के लिए आधारभूत तथ्य क्या होगा इसके लिए मुझे लग रहा फिट नहीं बैठ रहा है। आगे अपन थोड़ा सा देख लें। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कार्य करने में परेशानी होना, है ना। तो दोस्तों ये भी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि परिवार के यदि आप सदस्य हैं तो आपको कार्य करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको तो परिवार चलाना है, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी मुझे नहीं लगता। चौथा देख लें, उत्तरदायित्व के निर्वाह की भावना, बहुत बढ़िया दोस्तों, चौथा ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि परिवार के लिए आधारभूत जो तत्व होता है, परिवार के लिए प्रेम होता है, परिवार के लिए सौहार्द की भावना होती है, परिवार के लिए सहयोग की भावना होती है और परिवार के लिए धन जुटाना और परिवार को आगे ले जाना चलाना किसका दायित्व होता है, व्यक्तियों का दायित्व होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा उत्तरदायित्वों का निर्वाह है, यानी कि उत्तरदायित्व के निर्वाह की भावना इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि 24 प्रश्न क्या कहता है। 24वां प्रश्न तो इसमें दिया गया है
कि एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के क्या कारण होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपने वीडियो देखा है और समझा है तो बहुत आसानी से इस प्रश्न को आप कर पाएंगे। हमने बताया हुआ था कि एक संयुक्त परिवार में जब विघटन होता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, तब वहां से निर्माण होता है किसका? एकल परिवार का। एकल परिवार का। और दंपति जो हैं वो अकेले निवास करने लगते हैं, रहने लगते हैं, यानी कि दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि को छोड़ करके एक दंपति अपने पुत्रों के या पुत्रियों के साथ में उस घर से अलग हो जाता है, अपना अलग आशियाना बना लेता है। इसलिए एकल परिवार के कारण जो है क्या हो सकते हैं? वो ये होंगे कि एकल परिवार जनसंख्या, क्या होगा? एकल परिवार के कारण क्या हो सकते हैं? तो देखेंगे कि पहला जनसंख्या। जनसंख्या क्या हो सकता है? बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि एक परिवार में जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना ही ज्यादा खर्च बढ़ेगा, और खर्च बढ़ेगा तो बच्चों का लालन पालन और पोषण अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों जनसंख्या भी इसका कारण हो सकता है। इसके बाद देखते हैं दूसरा। तो दूसरा ऑप्शन है इसका महंगाई। दोस्तों स्वाभाविक रूप से आज की डेट में महंगाई तो एक कारण है ही। महंगाई एक कारण है ही, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सबका एक साथ खर्चा उठाना है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए महंगाई भी एक इसका कारण होता है। कलह की संभावना, स्वाभाविक रूप से दोस्तों जहां पर 4 लोग रहेंगे, 10 लोग रहेंगे, कहीं ना कहीं वहां पर विवाद उत्पन्न होने की संभावना, विवाद उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा रहती है। विवाद उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए कलह की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों इसके तीनों ऑप्शन सही होंगे। अब इसमें से कोई एक तो लगा नहीं सकते, इसलिए यह सभी इसका सही आंसर होगा, यानी कि 24वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा यह सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि 25वां क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आने की संभावना भी रहती है। इसको बताएंगे आप किसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी सर्वप्रथम? क्या लैंडस्टीनर ने की थी? क्या पेंटिन एवं मास्ट ने की थी? क्या कार्ल मार्क्स ने किया था? क्या जेनिंग्स ने किया था? तो दोस्तों सर्वविदित है कि सर्वप्रथम रुधिर वर्ग का खोज लैंडस्टीनर ने किया था, जिसने बताया था कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप बाद में, है ना, सर्वप्रथम इसने इन ग्रुपों के बारे में चर्चा किया, ग्रुपों के बारे में चर्चा किया। इसके बाद जब RH फैक्टर आ गया, RH फैक्टर की खोज कर ली गई जीसस नामक बंदर पर जो अफ्रीका के जंगलों में पाया गया था। तो RH फैक्टर खोज करने के बाद इसमें दोस्तों आ गए ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, है ना, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, है ना, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, है ना, इसके बाद ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। इसके बाद दोस्तों आया है RH फैक्टर के बाद ये सब आ गए हैं, लेकिन सर्वप्रथम हमारे लैंडस्टीनर महोदय ने ही ये बताया कि मनुष्य का रुधिर अलग अलग वर्ण का होता है। तो दोस्तों हमने आज के वीडियो में 25 क्वेश्चन सॉल्व किए और परिवार एवं मित्र चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सभी आपको करवाए जा चुके हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको यदि ये समझ में नहीं आता तो आप पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं, और इसके जस्ट बाद हम अगले चैप्टर का एक प्रश्न सीरीज लाएंगे जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जाएगा, सभी आए हुए क्वेश्चनों को शामिल किया जाएगा। उसको आप जरूर सॉल्व करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।